भाई लाइव तो हम हो चुके हैं लेकिन अभी तक आप लोग नहीं आए, ऐसा क्यों? जी हाँ, चलिए आप सभी लोग आना शुरू हो चुके हैं और आ जाइएगा। सभी का स्वागत है। श्वेता दुबे जी हैं, श्वेता जी नमस्ते। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी। और नीरज कुमार जी हैं, नीरज जी वेरी गुड आफ्टरनून। राहुल कुमार हैं, राहुल जी वेरी गुड इवनिंग। रंजन गोस्वामी जी हैं, रंजन जी ठीक है, बहुत बहुत शुभाशीष आपको। साक्षी पटेल हैं, मोना मलिक हैं और शिल्पी जी हैं जी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोग आ जाएंगे। ज्ञानचंद जी, आकाश यादव, अमन कुमार जी हैं, शिवम हैं और रोहित मौर्य जी हैं, अंजलि हैं, शशिकला जी हैं, रोहित हैं, हिमांशी जी हैं, शैलेंद्र हैं, ठीक है, माला जी हैं, प्रतिभा हैं, अन्नू हैं, मुकेश यादव हैं, कुमारी लक्ष्मी हैं, कविता जी हैं, आलोक कुमार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सभी लोगों का। मंजीत जी हैं। अच्छा चलिए, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग मौर्योत्तर काल पर थे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अशोक की मृत्यु के बाद ठीक है, मौर्य साम्राज्य का 50 वर्षों के अंदर विघटन हो गया। ये विघटन बहुत तेजी के साथ हुआ। और ये जो विघटन हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, इतनी तेजी के साथ, इसका कहीं ना कहीं कारण देखिए अशोक की नीतियां भी थी। जिस तरह से अशोक ने वहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का एक नैतिक दर्शन दिया, तो वो कहीं ना कहीं अशोक के आने वाले जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, उन्होंने उसको फॉलो किया। और जब उन लोगों ने उस चीज को फॉलो किया, तो यहां से कहीं ना कहीं देखो, जब हम राजतंत्रात्मक सत्ता के बारे में बात करते हैं तो राजतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि राजतंत्र में वही व्यक्ति लंबे समय तक शासन कर पाता है जिसकी ठीक है सैन्य प्रणाली और सैन्य संगठन मजबूत होता है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आई। और दूसरा, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, पहले संपूर्ण भारत का जो प्रशासन था वो पाटलिपुत्र से चलता था। अब सत्ता के कई केंद्र उठ खड़े हुए, जैसे कि कश्मीर के क्षेत्रों में मैंने आपको बताया कि अशोक का उत्तराधिकारी जलोक हुआ। वहीं ठीक है, पश्चिमी भारत में अगर हम बात करें तो ठीक है, कुणाल और ठीक है संप्रति दोनों शासन कर रहे थे। अशोक का जो पूर्वी साम्राज्य है उसका उत्तराधिकारी उसका ठीक है ना पोता दशरथ हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ठीक है देखी थी, सारी चीजें हमने जानी थी, समझी थी। और वहीं गांधार में एक वीरसेन नाम का व्यक्ति ठीक है, वो भी अशोक के ही उत्तराधिकारी थे जो उन क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। तो इस तरह से ठीक है मौर्यों की सत्ता का अवसान हो गया था और भारत में एक मौर्योत्तर काल आया। मौर्यों के दो प्रकार के उत्तराधिकारी हुए। जो मौर्यों के दो प्रकार के उत्तराधिकारी हुए, उनमें एक थे मौर्यों के जो थे देसी उत्तराधिकारी। ठीक है, कौन से थे? देसी उत्तराधिकारी। और दूसरे थे आपके विदेशी उत्तराधिकारी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल में अशोक के दो उत्तराधिकारी हुए। मौर्योत्तर काल में अशोक के दो उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, एक तो हुए देसी उत्तराधिकारी और दूसरे हुए विदेशी उत्तराधिकारी। देसी उत्तराधिकारी जितने भी थे वह सभी ब्राह्मण वंश को मानने वाले थे, तो इसलिए देसी उत्तराधिकारी ब्राह्मण वंश के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? ब्राह्मण वंश के नाम से जाना गया। और दूसरे थे विदेशी उत्तराधिकारी, जो आप एक तरह से इनको विदेशी आक्रमणकारी कहेंगे। ठीक है, आज हम विदेशी आक्रमणकारियों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारी कहलाए, जो मौर्यों के विदेशी उत्तराधिकारी कहलाए। ठीक है, क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आई। अब विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले भारत आने वाले हिंद यवन थे। सबसे पहले जो भारत आए वो इंडो बैक्ट्रियन, वो हिंद यवन थे। हिंद यवनों के बाद भारत में जो दूसरे आए वह शक थे। तीसरे आए वह पहलव थे। और जो चौथे आए वह कौन थे? वह कुषाण थे। जो चौथे आए मेरे प्यारे भैया, वह कौन थे? वह कुषाण थे। तो ये बात आपको समझनी है। दो उत्तराधिकारी इनके हुए हैं, एक देसी और दूसरे विदेशी।
हिंद यवनों को हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इंडो बैक्ट्रियन के नाम से भी जानते हैं, हिंद यूनानियों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे नामों से, ठीक है, हम जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ लिया था, मुझे भी याद है पढ़ लिया था, मैं एक बार उस चीज से आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, उस चीज से मैं आपको जोड़ रहा हूँ, मुझे भी पता है कि हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देसी उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। तो देसी उत्तराधिकारी जो हुए हैं, ठीक है, वो सभी ब्राह्मण धर्म को फॉलो करने वाले थे, इसलिए ये ब्राह्मण वंश भी कहलाया, ठीक है। इसमें हम बात करें तो मगध के क्षेत्रों में सुंग वंश मगध के क्षेत्रों में सुंग वंश है ना भैया, आपने देखा था सुंग वंश है। सुंगों के बाद सत्ता किसके पास चली गई है? कण्व वंश के शासकों के पास चली गई है, ठीक है। इसके बाद सत्ता किसके पास चली गई है? कण्व वंश के शासकों के साथ चली गई है। तो भैया जी सुंग वंश के बाद जो दूसरे नंबर पे है वह है आपके कण्व वंश मगध में, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, ठीक, कलिंग। कलिंग, तो कलिंग में आपका चेदी वंश है, या फिर इसी को महामेघवाहन वंश भी बोलते हैं हम लोग, इसी को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है, महामेघवाहन वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है कलिंग में, ठीक है। और दूसरे हैं आपके, ठीक है भैया जी, कौन से बताइए? सातवाहन राजवंश, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो होगा वह होगा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो ये हम देख चुके थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इसको हम बहुत अच्छे से देख चुके थे, बहुत अच्छे से, ठीक है, हम इसको समझ चुके थे, और हमें यहां तक किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं था, ठीक है। हमने इनफैक्ट बच्चे, ठीक है ना, इन तीनों राजवंशों को देख लिया था। जो देसी उत्तराधिकारी हैं, देसी उत्तराधिकारी तो हम पूरे ही कंप्लीट कर चुके थे, देसी उत्तराधिकारियों को तो हम पूरे ही कंप्लीट कर चुके थे, चाहे वो मगध का सुंग वंश है, उसके बाद कण्व वंश हो, चाहे वह कलिंग का चेदी वंश, महामेघवाहन वंश हो, या फिर वह सातवाहन वंश हो, ठीक है जी, क्लियर है? ओके, ठीक है, क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आई यहां तक? अच्छा एक बार बताएंगे, मेरी वॉइस ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? ऑडियो वीडियो में किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है? एक बार सब लोग बताएंगे। अमरदीप जी कह रहे हैं कि बोर्ड का ब्राइटनेस थोड़ा कम करिएगा, पूरी बोर्ड को, ठीक है, ब्लैक कर दीजिएगा। चलो ठीक है, अगली बार से बोर्ड का ब्राइटनेस कम कर देंगे, ठीक है। हाँ रोहित जी मैं ठीक हूं जी, ओके। ठीक है, सब ठीक है, सब क्लियर है, ओके, ऑल गुड, ऑल गुड, सब क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब हम एक बात बताएंगे बेटा कि विदेशी उत्तराधिकारियों में हमने हिंदी यवन तो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। एक बार मुझे बताएंगे कि विदेशी उत्तराधिकारियों में, ठीक है, हमने कहां कहां तक हम विदेशी उत्तराधिकारियों को देख चुके थे? विदेशी उत्तराधिकारियों में हमने, ठीक है, क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, एक बार मुझे आप बताएंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हमने, ठीक है ना, सुंग वंश पूरा देख लिया था, कण्व वंश देख लिया था, महामेघवाहन वंश हमारे हो चुके थे, सातवाहन हमारे हो चुके थे, सातवाहन हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, ठीक है ना। और सातवाहनों में, ठीक है, सब कुछ हम समझ चुके थे, ठीक है। इसके बाद विदेशी उत्तराधिकारियों में, जी, शक पड़ रहे थे बिल्कुल, क्योंकि हमने विदेशी उत्तराधिकारियों में हमने एक तो डोमेट्रियस वंश पूरा देख लिया था, और डोमेट्रियस के बाद जो यूक्रेटाइड्स वंश है, यूक्रेटाइड वंश को भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, तो वहां तक भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यूक्रेटाइड्स और डोमेट्रियस दोनों को हम कंप्लीट कर चुके थे। चलिए
ठीक है, इसके बाद फिर हम आज बात करेंगे, ठीक है, शक ऑब्लिक सीथियन की। देखिए ये शक जो है ये पूरी तरह से बच्चे एक खानाबदोश और यायावर जनजाति थी। ठीक है, शक जो है ये पूरी तरह से खानाबदोश और यायावर जनजाति थी। ये जो शक थे मेरे प्यारे बच्चे, इनका कोई, ठीक है, एक जगह कोई ठोर ठिकाना नहीं था। ठीक है, इनको जहां पर भी जीवन जीने के लिए उपयुक्त कंडीशन मिल जाती थी, ये वहां पर जो है ना अपना तंबू गाड़ के भैया और वहां पर रहने लग जाते थे कुल मिलाकर। अब ऐसी स्थिति में क्या था कि ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो ये सीथिया ईरान के मूल निवासी थे। ईरान में एक स्थान पड़ता है सीथिया, ये वहां के मूल निवासी थे। चूंकि ये सीथिया के मूल निवासी थे इसलिए शक कहलाए। ठीक है, या सीथियन भी इनको कहा जाता है। सीथिया के मूल निवासी थे ईरान के, इसलिए ये क्या कहलाए, सीथियन कहलाए। इनको शक भी कहा जाता है। हालांकि इस वंश का संस्थापक भारत में माउस था। ठीक है, माउस माने क्या होता है, चूहा। तो इस वंश का संस्थापक जो भारत में था वह माउस था, और माउस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं तक्षशिला को। अगर आप हिंद यूनानी राजवंशों में देखेंगे तो हिंद यूनानी राजवंशों में जो यूक्रेटाइड्स वंश है, यूक्रेटाइड्स वंश ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया है। जबकि जो डमेट्रियस का वंश है, डमेट्रियस ने साकल या सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये चीज तो याद होगी, यहां तक तो किसी को कोई भी इश्यू नहीं होगा, है ना जी। तो ये तो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो इस वंश का संस्थापक माउस था। माउस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था, और इसने अंतिम हिंद यवन शासक हर्मियस को पराजित किया था। अब ये जो अंतिम हिंद यवन शासक है हर्मियस, ये भैया जी किस वंश से संबंधित था, ये यूक्रेटाइड्स वंश से संबंधित था। ये यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक था। यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक था ये, ठीक है ना, हिंदी वंश शासक। ठीक है, इसके अलावा इसने बच्चे तांबे के और कुछ मात्रा में इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। इसने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे, और तांबे के सिक्कों के साथ साथ इसने कुछ मात्रा में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। और इन सिक्कों पर इसकी उपाधि थी, ये उपाधि इसकी लिखी हुई है कि वो जो सिक्के इसने जारी किए, महाराजस महातस। देखो महाराजस महातस, महाराजस महातस ये प्राकृत भाषा का शब्द हुआ, जिसका मतलब होता है कि राजाओं में श्रेष्ठ। ठीक है, या राजाओं का भी राजा, तो महाराजस महातस। क्लियर है, ये इसकी उपाधि थी। इसके अलावा इसने अपने सिक्कों पर यूनानी देवी देवताओं शिव और बुद्ध के चित्र भी इसने अंकित कराए। ऐसा होता था बेटा, मैं आगे आपको महमूद गजनबी जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर भी आपको बताऊंगा कि उसने भी शिव, नंदी और त्रिशूल के सिक्के जारी किए थे। महमूद गजनबी आप सोच के देखिए, जो भारत में एक तुर्क आक्रांता है, जो अपने आप को बुद्ध शिकन कहता है, मतलब मूर्ति भंजक कहता है, इस्लाम की सर्वश्रेष्ठता में विश्वास करता है, लेकिन वह इस तरह के सिक्के चलाता है। क्यों ऐसा होता है, जब कोई भी राजा बेटा किसी दूसरे क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करता है, तो वहां के लोगों के मन में अपने प्रति, ठीक है, एक, ठीक है, सॉफ्ट वर्जन स्थापित करने के लिए, ठीक है, वो अक्सर धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों का सहारा लेता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये हर राजा ने किया है, ठीक है, हर शासक ने किया है कि धार्मिक चिन्ह और प्रतीकों का, ठीक है, सहारा लिया गया है। ठीक है, जब कोई भी विदेशी आक्रांता किसी दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करके वहां पर जब शासन करता है। ऐसे ही महमूद ने जब पंजाब विजय के बाद ये विचार बनाया कि वह भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करेगा, तो उसने भी किया था। ठीक है, इसके अलावा वो तो छोड़ो, मोहम्मद गौरी आप लोग जानते हो, मोहम्मद गौरी ने भी लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के चलवाए थे, जबकि वो भी मुस्लिम आक्रांता था, एक तुर्क आक्रमणकारी था, उसने भी चलवाए। क्यों, क्योंकि इससे जो है ना बच्चे, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, ठीक है, उनके मन में, उनके हृदय में, ठीक है, उस राजा के प्रति एक, ठीक है, सम्मान स्थापित किया जा सके कि भाई वो राजा भी, ठीक है, आपके देवी देवताओं को फॉलो करता है, वह राजा भी आपके धर्म में विश्वास करता है। ठीक है, धर्म अफीम की तरह होता है मेरे प्यारे बच्चे, धर्म का सहारा लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। तो इनके सिक्कों पर भी यूनानी देवी देवताओं शिव और बुद्ध के चित्र अंकित हैं। तो 4-5 चीजें हमने शक ऑब्लिक सीथियन के विषय में पढ़ी। ये खानाबदोश यायावर जनजाति थी, जो कि ईरान सीथिया के क्षेत्रों में निवास करते थे। सीथिया के क्षेत्रों में निवास करने के कारण ही मेरे प्यारे बच्चे ये सीथियन कहलाए। ठीक है, इसके बाद भारत में सबसे पहले ये गांधार में आकर बसे थे।
ठीक है, इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। और जो अंतिम हिंदी वंश शासक है यूक्रेटाइड्स वंश का है, जिसका नाम है हर्मियस, इन्होंने हर्मियस को पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ, ठीक है ना, मात्रा में चांदी के और प्लस अधिकांश मात्रा में इन्होंने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। इन सिक्कों पर इसकी उपाधि महाराजस महातस मिलती है। ठीक है, इसके सिक्कों पर यूनानी देवी देवताओं, शिव और बुद्ध के चित्र भी अंकित हैं। ठीक है, अब इस वंश का संस्थापक था माउस। ठीक है, शक वंश का संस्थापक कौन सा था बच्चे? शक वंश का संस्थापक था माउस। ठीक है, ये ध्यान रखना, माउस। इसके बाद माउस के बाद जो अगला शासक हुआ, माउस के बाद अगला शासक हुआ एजेस प्रथम। एजेस प्रथम, और एजेस प्रथम के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसने भारत से अंतिम रूप से हिंद यूनानियों को खदेड़ दिया। हिंद यूनानियों की जो बची कुची सत्ता थी उसको पूरी तरह से निस्तराबूत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एजेस प्रथम को दिया जाता है, वो एजेस फर्स्ट को दिया जाता है। एजेस फर्स्ट के बाद जो अगले शासक आए, ठीक है, उनका नाम था एजलीसेस। और एजलीसेस की महानता इस बात में है कि उसने अपने सिक्कों पर माता लक्ष्मी जी की आकृति के चिन्ह जो हैं वो अंकित कराए। आज भी आप माता लक्ष्मी जी के जो चित्र देखते हैं, ठीक है, जैसे जब भी आप कभी चांदी का सिक्का खरीदते होंगे धनतेरस पर, या फिर आपने कभी कोई चांदी का सिक्का देखा होगा जिसमें माता लक्ष्मी जी की कृति हो, आकृति हो, तो आप पता है उस सिक्के में क्या देखते होंगे कि ऐसे कमल दंड पर माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं पद्मासन में। माता लक्ष्मी जी विराजमान है कमल दंड पर। विराजमान है, ठीक है ना। और दो हाथी अपनी सूंड से जलाभिषेक कर रहे हैं। बताइए, आपने अधिकांशतः जलाभिषेक कर रहे हैं, आपने अधिकांशतः कैलेंडर वगैरह पे माता लक्ष्मी जी की इसी तरह की आकृति देखी होगी, तो वो आकृति एक्चुअली एजलीसेस के सिक्कों में ही हमको सबसे पहले मिलती है, वो जो आकृति है। और एजलीसेस के बाद फिर अगला शासक हुआ जिसका नाम एजेस द्वितीय था मेरे प्यारे बच्चे। एजेस द्वितीय के बारे में यह है कि एजेस द्वितीय के समय में, ठीक है, सीरिया में ही एक स्थान है पार्थिया। ठीक है, सीरिया में ही एक स्थान है पार्थिया, और उस पार्थिया स्थान का व्यक्ति है गोंडोफर्निस, जो वहां का शासक है। ठीक है, उसने आक्रमण कर दिया बच्चे तक्षशिला पर, और उसने जब आक्रमण किया तक्षशिला पर तो एजेस द्वितीय को उसने पराजित कर दिया गोंडोफर्निस ने। और पराजित करने के बाद तक्षशिला पर इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किसने भैया जी? गोंडोफर्निस ने। जब गोंडोफर्निस ने अपना अधिकार स्थापित किया तक्षशिला पर, तो यहां से भारत में जो है आप कह सकते हैं कि पहलव वंश की स्थापना हुई। क्लियर है ये बात? अभी तक सभी को समझ में आई? यहां तक आप बताएंगे जी। जी ठीक है। कुमारी लक्ष्मी जी कह रही हैं हाँ सर देखा है मैंने सिक्कों पर। ओके ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ गया ठीक है वो एक बार थम्स अप करेंगे। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, देखो मैंने आपको बताया है ये कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, जिनको आप बहुत अच्छे से समझते हुए चली जाइए, बहुत अच्छे से समझते हुए चली जाइए। देखो एक आपका सिलेबस भी बच्चे, एक चीज होती है आपका सिलेबस भी कराना होता है, ठीक, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि समय पे आपका सिलेबस हो, ठीक है। लेकिन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल क्लास की शुरुआत में ही, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, बात समझ में आ रही है। ये वही लोग हैं कि लास्ट में कहेंगे कि सर आप सिलेबस नहीं पूरा करवा पाए, जबकि मैंने आपसे बोला है कि जहां पर मुझे खुद लगेगा ना बच्चे, ठीक है, वहां पर मैं लिखकर आपको पढ़ाऊंगा जो भी चीजें मुझे ऐसी लगेंगी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मौर्य काल बेटा 6 से 7 लेक्चर्स में हुआ था, कोई बात नहीं। अगला इसके बाद गुप्त काल है, गुप्त काल को हम ऐसे ही ठीक है लिख कर पढ़ाएंगे जैसे मौर्यों को पढ़ाया था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब समय लगेगा आप जानेंगे, लेकिन आप मुझसे कहने के फिर हकदार नहीं होंगे, बिल्कुल ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बस इस चैप्टर को आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, अगले हम सभी चैप्टर्स को लिख लिख के कंप्लीट कराएंगे चाहे कितना भी समय लगे, ठीक है। अब नो मोर कमेंट इसके बाद, बस आज इसे समझ लीजिए, आज इस लेक्चर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखो मैं सारे लेक्चर्स की बहुत अच्छे से कहानी बता देता हूं, जहां पर मैंने देखो बिल्कुल शुरुआत में मैंने ये सारी चीजें आपको लिखी, ठीक है। क्यों लिखी ये सारी चीजें? मैंने इसलिए लिखी कि इस चैप्टर की हालांकि शुरुआत हम कल कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, लेकिन फिर भी इसलिए
क्योंकि मैं आपको कनेक्ट कर पाऊं इनसे। ठीक है, इन सब का इतिहास मैंने आपको बताया है, सभी शासकों के बारे में बताया है, ठीक है, सभी राजवंशों के बारे में मैंने आपको बताया है। आपको भी थोड़ा सा मेच्योर होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मेच्योर होना आपको पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है। अभी आप एंशियंट पे चल रहे हैं बेटा, अभी मिडेवल पढ़ा है, अभी पूरा मॉडर्न पढ़ा है जी। ठीक है, कोई बात नहीं हम, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे आप कर लो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है मौर्योत्तर काल, इसे आप कर लो, ठीक है ना, इससे आगे से। ठीक है, अब एक बार थम्स अप कर दो, अब मुस्कुरा जाओ सभी लोग, अब एक बार सभी लोग मुस्कुरा जाओ। ठीक है, तो देखो ये कहानी आपको पूरी पता है, ठीक है, सब कुछ आपको पता है, ठीक है, सारी चीज आप बहुत अच्छे से करके आए हैं, फिर भी पता नहीं आपको क्यों यहाँ पर इश्यू आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, अब हमने यहाँ पर देख लिया कि एजिस द्वितीय के समय में, ठीक है, एक पहला शासक है गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस ने आक्रमण किया है, और आक्रमण करने के बाद इसने एजिस द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। अब इसके बाद हुआ क्या कि जब गोंडोफर्निस का आक्रमण हुआ और गोंडोफर्निस ने तक्षशिला पर आक्रमण कर लिया बेटा, अपना अधिकार कर लिया, तो शक दो भागों में बट गए, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, शक यहां से क्या हो गए, दो भागों में बट गए। तो ये ध्यान रखना, ये क्षत्रप प्रणाली, एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्षत्रप प्रणाली, ठीक है, तो ये किसके संदर्भ में है, शकों के संदर्भ में है ये। छत्र प्रणाली, ये किसके संदर्भ में है मेरे प्यारे बच्चे, छत्र प्रणाली, ये शकों के संदर्भ में है। छत्र प्रणाली का संबंध किससे है, ठीक है, शकों से है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यहां तक नहीं किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू रहा होगा, है ना। चलो, तो ये बात मैंने आपको बता दी कि भाई ये छत्र प्रणाली किसके संदर्भ में है, ये छत्र प्रणाली शकों के संदर्भ में है। यहां तक किसी को किसी भी तरह का क्या कोई इश्यू हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, हुआ क्या, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, क्लियर है। अब यहां पर आपको देखना है कि शक दो भागों में बटे हैं, उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। अब ये जो उत्तरी क्षत्रप है, उत्तरी क्षत्रप है तक्षशिला के और मथुरा के। जो उत्तरी क्षत्रप कहे जाएंगे, उत्तरी क्षत्रप कहे जाएंगे आपके तक्षशिला और मथुरा के क्षत्रपों को आप उत्तरी क्षत्रप कहेंगे, और जो पश्चिमी क्षत्रप कहे जाएंगे वह कहे जाएंगे बच्चे नासिक और उज्जैन के। अब ये जो उत्तरी क्षत्रप है तक्षशिला और मथुरा के, ठीक है ना, इनका कोई उल्लेख है नहीं, ठीक है, इनका इतिहास में कम उल्लेख मिलता है, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, इनका ऐतिहासिक उल्लेख उल्लेख बहुत कम है, ये आपको ध्यान रखना है कि भैया इनका ऐतिहासिक उल्लेख है ही नहीं, इनका ऐतिहासिक उल्लेख एक्चुअली बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, क्लियर है, इनका ऐतिहासिक उल्लेख बहुत कम है, ऐतिहासिक उल्लेख बहुत कम है। लेकिन अब ये जो पश्चिमी क्षत्रप है, पश्चिमी क्षत्रप है नासिक के और उज्जैन के। अब ये जो नासिक के क्षत्रप हैं, इनको कहेंगे हम क्षयरात क्षत्रप, क्षयरात, इसमें नहपान और ऊषभदात है। अब नहपान और ऊषभदात, इसको बच्चे किसने पराजित किया था, इन दोनों को याद करो, इन दोनों को, जो नासिक के क्षयरात क्षत्रप हैं, जो नासिक के शासक हैं नहपान और उसका, ठीक है ना, जो बच्चे बेटा है ऋषभदत्त या ऊषभदत्त, इसको किसने पराजित किया था, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। मैंने पढ़ाया था कि नहीं बेटा, जी, ठीक है ना। तो इनको किसने पराजित किया था, इनको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। याद आ गया सभी को, इनको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। पराजित किया, ठीक है ना, इन दोनों को, जो नासिक के क्षत्रप हैं। अब आते हैं उज्जैन के, उज्जैन के क्षत्रपों को हम लोग कहेंगे कार्दम वंशीय क्षत्रप या कार्दमक क्षत्रप, ठीक है। लेकिन बेटा इन दोनों ने, चस्टन और रुद्रदामन ने, इन्होंने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित किया था। इन्होंने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित किया था।
पुलमावी को पराजित किया था। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को पराजित किया था इन्होंने। चलो जी, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। इन्होंने रुद्रदामन ने, और रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है, क्या लिखा है कि निकट संबंधी होने के कारण उसने वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को पराजित तो किया लेकिन जान से नहीं मारा, है ना बेटा, जान से नहीं मारा। निकट संबंधी होने के कारण। क्यों जान से नहीं मारा? क्योंकि रुद्रदामन की बिटिया ब्याही थी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के साथ। देखिए याद आ गया ये सारी चीजें। तो ये बेटा देखो, ये नासिक के हैं नहपान और ऊसवदात, और ये उज्जैन के हैं चस्टन और उसका उत्तराधिकारी रुद्रदामन। अब नहपान और ऊसवदात, ठीक है, देखो ये सारी कहानी यहाँ पर, ठीक है, मैंने लिख दी है, ठीक है, इसी वजह से कि आपको कोई दिक्कत ना हो। नहपान और ऊसवदात का सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से, ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। ठीक है, नहपान और ऊसवदात को नहपान और ऊसवदात को सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बेटा क्या किया? उनको पराजित किया। ब्लैक कलर कर लेता हूं, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया, ठीक है, जो कि नासिक के क्षत्रप थे। क्या कहलाते हैं लोग बेटा? ये नासिक के क्षत्रप कहलाते हैं, जो कि नासिक के क्षत्रप थे। और ठीक है, नासिक के क्षत्रपों को क्षयराज क्षत्रप भी कहा जाता है। नासिक के क्षत्रपों को क्या कहा जाता है? क्षयराज क्षत्रप भी कहा जाता है। उज्जैन के जो क्षत्रप हैं, क्षत्रप का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक इनकी राजवंशी प्रणाली है, उसको हम क्षत्रप के नाम से जानते हैं। तो उज्जैन के जो क्षत्रप हैं उनको कारदमक क्षत्रप भी कहा जाता है। इनमें दो प्रमुख शासक हुए, चस्टन और रुद्रदामन जिसने जूनागढ़ अभिलेख लिखा है। ये जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको पता है, ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। मैंने बताया था कि नहीं कि जो जूनागढ़ है ये क्या है बच्चे? ये संस्कृत का प्रथम अभिलेख है जूनागढ़। ठीक है जी। ये जूनागढ़ जो है, ये जूनागढ़ संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो बेटा, क्लियर है? जूनागढ़ संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख जिसमें उन्होंने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को पराजित किया और लिखा है, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण उसकी हत्या नहीं की। निकट संबंधी का मतलब क्या है? कि भाई उसका दामाद है। बात समझ में आ रही है? सदीप कह रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया भूल नहीं सकते। तो निकट संबंधी मतलब मेरे भाई दामाद है। ठीक है, अब दामाद को ससुर मार सकता है क्या? बताओ यार, ऐसा हो सकता है क्या कि दामाद को ससुर मार दे? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए निकट संबंधी होने के कारण मारा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है कि भाई इसलिए निकट संबंधी होने के कारण मारा नहीं। ठीक है, छोड़ दिया कि जा भाई, ठीक है, तू जी ले अपनी जिंदगी, छोड़ दिया। अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय हुआ। इस राजवंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। मतलब इस राजवंश के उज्जैन के क्षत्रपों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। ये आपको ध्यान रखना है कि उज्जैन के क्षत्रप जो है, इन्होंने बेटा बहुत लंबे समय तक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। अब अंतिम शासक जो था वह रुद्र सिंह तृतीय था। ठीक है, इस रुद्र सिंह तृतीय को पता है किसने पराजित किया है? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। तो विक्रमादित्य साहब ने, ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि विक्रमादित्य साहब ने इसको पराजित किया। और पराजित करने के बाद उन्होंने, ठीक है, सकारी की उपाधि धारण की। सकारी का मतलब होता है कि शकों का उन्मूलन करने वाला। ठीक है, सकारी मीन्स क्या हुआ कि वह व्यक्ति जिसने शकों का उन्मूलन किया, जिसने शकों को पराजित किया। तो शकों को पराजित करने वाला क्या कहा जाएगा? सकारी कहा जाएगा। तो उन्होंने जब इसको पराजित किया रुद्र सिंह तृतीय को, तो रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के बाद उन्होंने सकारी की उपाधि धारण की। ये बात आ गई समझ में? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करेंगे पहला भैया पार्थियन। ठीक है, इनका मूल निवास स्थान क्या है? पार्थिया, ईरान। ठीक है, पार्थिया ईरान के मूल निवासी, इसलिए पार्थियन कहा जाता है। भारत में जो इस राजवंश का संस्थापक है वह है गोंडोफर्निस। भारत में इस राजवंश का संस्थापक जो है बेटा वो कौन है? गोंडोफर्निस। दामाद बेटा वशिष्ठिपुत्र पुलमावी है रुद्रदामन का। रुद्रदामन की बेटी भी आई है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के साथ। तो इसलिए बोला मैंने कि भाई कोई ससुर अपने दामाद को नहीं मार सकता। ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी बिटिया का घर उजड़े।
तो इसलिए पराजित तो किया लेकिन निकट संबंधी होने के कारण छोड़ दिया, और ये बात स्पेशली मेंशन है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है राहुल कुमार जी, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छे। अब पहला भैया पार्थियन, ये मूल निवासी कहाँ के हैं भैया? पार्थिया ईरान के मूल निवासी हैं और उस राजवंश का संस्थापक है गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस ने तक्षशिला को शकों से जीतकर और उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ध्यान रखना, तक्षशिला को ठीक है फिर से जीत लिया शकों से, और गोंडोफर्निस ने उसे अपनी राजधानी बनाया तक्षशिला पर आक्रमण करके। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है गोंडोफर्निस के समय में, कि सेंट थॉमस नाम का एक ईसाई धर्म प्रचारक देखिए इस समय आया था। देखिए इसके शासनकाल में भारत आया सेंट थॉमस नाम का एक ईसाई धर्म प्रचारक। ठीक है, और उसने ठीक है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, और संभवतः ये माना जाता है कि गोंडोफर्निस ने सेंट थॉमस से प्रभावित होकर ईसाई धर्म स्वीकार भी कर लिया था। गोंडोफर्निस ने ठीक है इससे प्रभावित होकर सेंट थॉमस से ईसाई धर्म स्वीकार भी कर लिया था। तो सेंट थॉमस नामक एक ईसाई धर्म प्रचारक ठीक है भारत भी आया है, ये भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद फिर हम बात करेंगे ठीक है भारत में कुषाण राजवंश, कुषाण वंश। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि भाई भारत में कुषाणों की दो सत्ता स्थापित हुई, या कुषाणों की दो शाखाएं भारत में आई। ठीक है, एक शाखा जो भारत में आई कुषाणों की, वह कुजुल कटफिसस के नेतृत्व में आई। कुजुल कटफिसस के नेतृत्व में आई। ठीक है, और दूसरी जो भारत में आई थी बच्चे, कुषाणों की शाखा दूसरी जो भारत में स्थापित हुई वो कनिष्क के नेतृत्व में स्थापित हुई। तो दो शाखाएं हैं। ठीक है, एक कुजल कटफिसस की शाखा है और दूसरी शाखा जो है वह किसकी है? कनिष्क की है। अब ये ध्यान रखना है कि जो कुषाण है ठीक है इनका मूल निवास स्थान है चीनी तुर्किस्तान नाम का क्षेत्र। ठीक है, मूल निवास स्थान, ये वहां के निवासी हैं। ठीक है, कुषाण चीनी तुर्किस्तान नाम के क्षेत्र के मूल निवासी हैं, वहां के ओरिजिन है, वहां के मूल निवासी हैं। ठीक है, कुजल कटफिसस जो है ठीक है ध्यान रखना, ये तोशी नामक ठीक कबीले से था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस कबीले को हम यूची कबीला भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो है भैया ये यूची कबीला, आप यूची लिख लेंगे, तो ये यूची नामक कबीले से था कुजुल कटफिसस, यूची नामक कबीले। ठीक है ना, और इसका जो यूची नामक कबीला है, ये यूची नामक कबीला ध्यान रखना है बच्चे, इसको हम तोचारियन या तोखारी वंश भी कहते हैं। ये यूची नाम का जो कबीला है, मतलब कुजुल कटफिसस, ध्यान रखना है कि किस कबीले से था? यूची नाम के कबीले से था। अब ये जो यूची कबीला है, इस यूची कबीले को तोचारियन या तोखारी ठीक वंश भी कह देते हैं। कुजुल कटफिसस गोंडोफर्निस के समय भारत आया। कुजुल कटफिसस जो है जब गोंडोफर्निस शासन कर रहा था उस समय भारत आया, और इसने गोंडोफर्निस से मित्रता कर ली। ये ध्यान रखना बच्चे। इसके बाद कुजुल कटफिसस ने धीरे धीरे गोंडोफर्निस के अधीन कुछ क्षेत्रों पर शासन किया, और जब इसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली तो गोंडोफर्निस को कह दिया कि बेटा गो बेंट गॉन। ठीक है, ये इसकी पूरी असली कहानी है कुजुल कटफिसस की। ठीक है, देखो ये इतनी शक्ति लेकर नहीं आया था, इसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि भारत आता और गोंडोफर्निस को पराजित करता। ये भारत में आया, गोंडोफर्निस से इसने बहुत अच्छे से बातचीत की और गोंडोफर्निस से निवेदन किया कि वह कुछ क्षेत्रों का उसको गवर्नर बना दे। ठीक है, साथ ही साथ वो उसे युद्ध इत्यादि के अवसर पर जो है सहायता देगा। गोंडोफर्निस एक सीधा साधा आदमी था। गोंडोफर्निस कुजल कटफिसस की बातों में आ गया, और जैसे बेटा गोंडोफर्निस कुजल कटफिसस की बातों में आया तो गोंडोफर्निस ने कुजल कटफिसस को बोला, ठीक है ना, कि ठीक है गोंडोफर्निस ने कुजल कटफिसस से बोला कि आप मुझे, ठीक है ये ध्यान रखना कि गोंडोफर्निस से कुजल कटफिसस ने बोला कि आप मुझे ठीक है अपने अधीन ठीक है किसी एक दो प्रदेशों का ठीक गवर्नर बना दीजिए, मैं अच्छे से सत्ता स्थापित करूंगा, समय समय पर आपको सैनिक सहायता देता रहूंगा। गोंडोफर्निस सीधा साधा आदमी था, उसने कुजल की बातों पर विश्वास किया, लेकिन कुजल कटफिसस जब बेटा पर्याप्त ताकतवर हो गया, जब उसको लगा है ना कि उसने ठीक है ठीक ठाक शक्ति अर्जित कर लिए, तो उचित अवसर देखते हुए उसने गोंडोफर्निस को ही ठीक है हरा दिया और गोंडोफर्निस को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखो ये दुनिया होती है बेटा। गोंडोफर्निस को किस बात की सजा मिली? कि उसने केवल विश्वास किया था, उसे विश्वास करने की सजा मिली केवल, है कि नहीं बताओ बेटा? उसे केवल विश्वास करने की सजा मिली कि उसने विश्वास किया कुजुल पर, और कुजुल ने उसके साथ विश्वासघात किया। जब कुजुल ने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली तो गोंडोफर्निस को ही उसने भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे, बात समझ में आई?
जी ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। ठीक है प्रिया, अब हम बात करते हैं कुषाणों के बारे में। तो बेटा कुषाणों की भारत में दो शाखाएं आई। ठीक है, एक कुजल कटफिसस की शाखा, दूसरी कनिष्क की शाखा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कुषाण मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले सभी विदेशियों में, ठीक है, सबसे बाद में आए कुषाण। मौर्योत्तर काल में भारत में जितने भी विदेशी आए थे, मौर्योत्तर काल में विदेशी आने वाले भारतीयों में बेटा, ठीक है, सबसे बाद में आते हैं ये जो कुषाण है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि आए बेशक सबसे बाद में कुषाण, लेकिन सर्वाधिक प्रभावशाली थे। मेरी एक बात, मेरी एक सीख ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि आए बेशक सबसे बाद में, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रूव हुए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है ना। तो मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले सभी विदेशियों में कुषाण सर्वाधिक प्रभावशाली थे, सबसे बाद में आए लेकिन सबसे प्रभावशाली। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में उत्तर भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी यही थे। इन्होंने एक बहुत लंबे साम्राज्य पर शासन किया है कुषाणों ने, और स्पेशली जो है वह कनिष्क ने, स्पेशली कनिष्क ने। चीनी तुर्किस्तान के मूल निवासी थे। ये यूची नामक कबीले की 5 शाखाओं में से एक शाखा से थे। एक यूची नाम का कबीला था। ये यूची नाम की कबीले की 5 शाखाओं में से एक शाखा, जिसका नाम था तोखारी या तोचारियन, ये उस शाखा से थे। और ये चीनी तुर्किस्तान वाले क्षेत्र के मूल निवासी थे। तो चीनी तुर्किस्तान के मूल निवासी थे, यूची नामक कबीले की 5 शाखाओं में से एक तोचारियन या तोखारी शाखा के थे। इनके पीछे एक कबीला पड़ा हुआ था हिंगयुंगन। इनके पीछे किसके, ठीक है, तोखारियन वंश के या यूची कबीले के। तो यूची कबीले के पीछे एक ताकतवर कबीला पड़ा हुआ था हिंगयुंगन। ठीक है, अब ये ताकतवर कबीला इनके पीछे पड़ा, तो इस कबीले के दबाव में ये पूरब की तरफ बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते गए मेरे प्यारे बच्चे, तो फिर ये तक्षशिला में आ पहुंचे। और तक्षशिला में आने के बाद इन्होंने गोंडो फर्निस से, कुजल कुटफिसस ने गोंडो फर्निस से निवेदन किया कि साहब हमको रहने दिया जाए और छोटे मोटे क्षेत्रों का आप हमें गवर्नर बना दो। ठीक है, चलिए, अब ये जो हिंगयुंगन नामक कबीला है, ये यूची नाम के कबीले से कहीं ज्यादा ताकतवर था, तभी तो यूची जो है उनके प्रभाव में आगे बढ़ते गए। ठीक है, अब कुषाणों में सबसे पहले हम बात करेंगे कटफिसस वंश। कटफिसस वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस है, और कुजुल कटफिसस का बेटा बिम कटफिसस है। ठीक है, हमें मौर्योत्तर काल में कटफिसस वंश के केवल इन्हीं दो, ठीक है, शासकों के नाम मिलेंगे, कुजुल और बिम कटफिसस। अब ये जो कुजुल कटफिसस है मेरे प्यारे बच्चे, इसके बारे में हम सारी बातें बताएंगे कि चीनी स्रोतों में इसको क्यों से क्यों कहा गया। इसका बेटा बिम कटफिसस है। बिम कटफिसस ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हैं। और ध्यान रखना, हिंद यवनों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, हिंद यवनों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन जो कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए हैं वो सर्वाधिक शुद्ध मात्रा के हैं और सर्वाधिक वजनी हैं। जो कुषाणों के समय में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं वो सर्वाधिक वजनी है, और न केवल वो सबसे ज्यादा वजनी है बल्कि वह सर्वाधिक शुद्ध भी है। ठीक है ना। अब इसमें से भी कुषाणों में भी से भी अगर हम बात करें तो बिम कटफिसस पहला आदमी है, ठीक है, जिसने सोने के सिक्के जारी किए। कुजुल ने नहीं किए, बिम ने किए। कुजुल इतना ताकतवर नहीं था या फिर इतना संपन्न शासक नहीं था कुजुल कि वह सोने के सिक्के जारी कर पाता, तो इसलिए कुजुल ने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, अब कनिष्क की शाखा देखेंगे। भारत में कनिष्क की जो शाखा है इसका संस्थापक स्वयं कनिष्क है। भारत में जो कनिष्क की शाखा है इसका संस्थापक स्वयं कनिष्क है। कनिष्क के बाद उसका बेटा वशिष्क है, वशिष्क है। ठीक है, कनिष्क के बाद बेटा उसका बेटा का नाम क्या है, कनिष्क के बाद उसका बेटा वशिष्क है। ध्यान रखना, वशिष्क। कनिष्क के बाद जो उसका बेटा शासक बना है उसका नाम वशिष्क है। वशिष्क है। वशिष्क के बाद हुविष्क है। हुविष्क के बाद कनिष्क द्वितीय है, और कनिष्क द्वितीय के बाद फिर अगला और अंतिम शासक जो है वह वासुदेव है। अंतिम शासक क्या है बेटा, वासुदेव है। जी ठीक है, सुरेंद्र पासवान जी कह रहे हैं पहली बार हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ रही है। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो ये कनिष्क की पूरी वंशावली है।
और कनिष्क की इस वंशावली को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वंशावली में कनिष्क, ठीक है, कनिष्क वंश का संस्थापक है। ठीक है, फिर वशिष्ठ उसका बेटा है, फिर हुविस्क है, फिर कनिष्क द्वितीय है, और उसके बाद जो अगला शासक है वह वासुदेव है। कुजुल कटफिसस, कुजुल कटफिसस भारत आने वाले कुषाणों में सर्वप्रथम था। भाई भारत में सबसे पहले कुषाण जो आया वह कौन था? वह कुजुल कटफिसस था। भारत में सबसे पहले आने वाला कुषाण कौन था मेरे भाई? कुजुल कटफिसस था। तो भारत में सबसे पहले आने वाला कुषाण यही कुजुल कटफिसस था। भारत में कुषाण वंश का, ठीक है, संस्थापक था। ये बात हमें भी पता है भैया कि भारत में यही कुषाण वंश का संस्थापक है। भारत आने वाले कुषाणों में ये सबसे पहला है जो भारत आया है। चीनी स्रोतों में इसका नाम क्यू से क्यों मिलता है? ठीक है, ध्यान रखना, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई चीनी स्रोतों में जो इसका नाम है वह क्यू से क्यों मिलता है। क्यू से क्यू, चीनी स्रोतों में इसका नाम। ज्यादा मोटा हो गया है ना, थोड़ा पतला कर देते हैं। तो चीनी स्रोतों में बेटा इसका नाम क्यू से क्यों मिलता है। अब सही है ना, चीनी स्रोतों में इसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। ठीक है, ये इसके बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है कि काबुल मतलब अफगानिस्तान और कश्मीर के क्षेत्रों में इसने अपनी सत्ता स्थापित की। इसने अपने सिक्के भी जारी किए, और इसने, ठीक है, सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे, केवल तांबे के सिक्के ही जारी किए थे। ठीक है, स्पेशली मैंने लिखाया है कि भाई इसने सोने के सिक्के सबसे पहली बार किसने? बिम कटफिसस ने। ठीक है, इसकी उपाधि मिलेगी महाराजस महतस कुशल, महाराजस महतस कुषण कुयुल कफस, इसने धारण की। ठीक है, उपाधि है, ठीक है ना लगता है कि पूरा जिला का नाम है वे, है उपाधि है। ठीक है, अब मैं इसकी उपाधि का मतलब आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसे उपाधि तो नहीं याद करनी, ऐसे कब तक आप उपाधि याद करोगे। महाराजाओं में महान, कुषाण शासक कुजुल कटफिसस, ठीक है, ये इसने धारण की। महाराजाओं में महान, महाराजस महतस, महाराजाओं में महान, महाराजस महतस, कुषाण शासक कुजुल कटफिसस, इसने धारण की। ठीक है, और इसकी ये जो उपाधि है ये खरोष्ठी लिपि है। ये उपाधि जो है इसकी, ये खरोष्ठी लिपि में अंकित है, ये इसकी उपाधि। जी, ठीक है, तो उसकी ये जो उपाधि है, ये इसकी उपाधि भैया जी किस में है? खरोष्ठी लिपि में ये इसकी उपाधि अंकित है, खरोष्ठी लिपि में। हालांकि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक हिंद यवन थे। मैंने लिखा है कि भारत में सबसे पहले जिन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए वो हिंद यवन, या इनको हम लोग इंडो बैक्ट्रियन भी कह देते हैं, इंडो बैक्ट्रियन थे। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक जो थे वो हिंद यवन या इंडो बैक्ट्रियन थे भारत में, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में और सर्वाधिक शुद्ध, यहां पर ध्यान रखना, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में और सर्वाधिक शुद्धता वाले सोने के सिक्के बच्चे कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और कुषाण शासकों में भी सर्वप्रथम किसने? बोलो मेरे साथ, कुषाण शासकों में भी सर्वप्रथम किसने? कुजुल कटफिसस के बेटे बिम कटफिसस ने। कुषाण शासकों में भी सर्वप्रथम किसने? कुजुल कटफिसस के बेटे बिम कटफिसस ने। बिम कटफिसस ने जारी किए। ठीक है, बिम कटफिसस। कुजुल कटफिसस की मृत्यु के बाद उसका बेटा बिम कटफिसस गद्दी पर बैठा। जब कुजुल कटफिसस की मृत्यु हुई तो कुजुल की मृत्यु के बाद बिम गद्दी पर बैठा। चीनी स्रोतों में उसका नाम जो मिलता है वो मिलता है येन काऊ चेन। चीनी स्रोतों में उसका नाम क्या मिलता है बेटा? येन काऊ चेन। ठीक है, इसने सोने के सिक्के जारी किए जिन पर शिव नंदी त्रिशूल। अब देखो क्यों, है ना, अब आपको समझ में आ गया कि ये लोग विदेशी आक्रमणकारी ये क्यों हिंदू देवी देवताओं के, ठीक है, चित्र अंकित करवाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे ये वहां के जनता के मन में, ठीक है, अपने आपको ये प्रूव कराना चाहते हैं कि ये जो शासक हैं, जो राजा हैं, ये भी आपके धर्म को मानते हैं, ये भी आपके धर्म को स्वीकार करते हैं, ये भी आपके धर्म को मानते हैं। तो इसलिए शिवनंदी त्रिशूल के अंकित वह शैव मतानुयायी था। इससे बात क्लियर होगी, क्योंकि उसके सिक्कों पर यदि शिवनंदी और त्रिशूल अंकित है, यदि उसके सिक्कों पर शिवनंदी त्रिशूल अंकित है, तो ये तो क्लियर हो गया कि वह शैव मतानुयायी था, वह शैव धर्म को मानने वाला था। इसके सोने के सिर्फ के सर्वाधिक शुद्धता वाले थे, ठीक है, जिससे कि इसके समय की संपन्नता और समृद्धता का बोध होता है। इसके जो सोने के सिक्के थे वह सर्वाधिक शुद्धता वाले थे, इसके सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्धता वाले, जिससे कि इसके समय की संपन्नता और समृद्धता का बोध होता है।
इसने जो सोने के सिक्के जारी किए उन पर शिवनंदी त्रिशूल की आकृति अंकित है। शैम मतानुआई था। चीनी स्रोतों में इसका नाम यिन काउचेन मिलता है और ये कुजुल कटफिसस का बेटा है जिसका नाम है बिम कटफिसस। ठीक है, अब इसके बाद बचे, ठीक है, दूसरा वंश आया कनिष्क वंश। और कनिष्क वंश का सबसे पहला शासक कौन है? कनिष्क। ठीक है, जैसे शिशुनाग वंश था ना, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? स्वयं शिशुनाग था। ठीक है, ऐसे ही कनिष्क वंश है और कनिष्क वंश का संस्थापक कौन है? कनिष्क है। ठीक है, ठीक है ना। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, मतलब 78 ईस्वी में कनिष्क सिंहासन पर बैठा। ठीक है ना। और इसी उपलक्ष्य में उसने शक संवत चलाया और शक संवत आज भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है। ये बात समझ में आई। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद, ठीक है, इसने इस उपलक्ष्य में, देखो ये होता है, ठीक है, जब हर्ष गद्दी पर बैठेंगे, मैं आगे हर्ष को बताऊंगा, 606 ईस्वी में, तो वो हर्ष संवत चलाएंगे। ऐसे गुप्त शासक हैं, ठीक है, जिनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक, वो भी जब गद्दी पर बैठेंगे तो वो भी 323 ईस्वी में, ठीक है, गुप्त संवत प्रवर्तित कराएंगे। तो ऐसे ही 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद कनिष्क ने सबसे पहले बेटा शक संवत प्रवर्तित कराया। ये शक संवत जो है ये आज भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है, ऑफिशियल कैलेंडर है। चीनी स्रोतों में इसका नाम चीनी से ची मिलता है, कनिष्क का चीनी से ची, चीनी स्रोतों में। अच्छा, कुजुल कटफिसस का क्यूस से क्यू, कुजुल कटफिसस का चीनी स्रोतों में नाम क्या मिलता है? क्यूस से क्यू। ठीक है, बिम कटफिसस का क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चे? बोलो, येन काउचेन। बिम कटफिसस का येन काउचेन। और कनिष्क का चीनी स्रोतों में क्या नाम मिलता है? चीनी से ची, चीनी स्रोतों में। अच्छा, जैसे एक बात बताओ, आज हम सुनते हैं कि कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हिंदू हैं, ठीक है ना, और वो भारतवंशी हैं। भारत से कभी उनके पूर्वज कंबोडिया गए थे। ठीक है, ऐसी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री हैं। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में आप देखोगे कि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है, वो भारतीय हैं। वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है, तो ठीक है, वहाँ के नेता भारतीय हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारतीय हैं। तो मतलब भारतीय इन द सेंस भारतवंशी हैं, इंडियन डायस्पोरा हैं, भारतीय मूल के हैं। तो हमें खुशी होती है, ठीक है, और जब हमें खुशी होती है तो हम जो है ना, ये मनुष्य की एक स्वाभाविक सी कमजोरी होती है कि वह अपने से संबंधी को श्रेष्ठता और गौरव का पात्र बनाना चाहता है। ये उसकी कमजोरी रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसका श्रेय देते हैं उनको। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा, ठीक है, इस बात का हम, ठीक है, श्रेय देते हैं और बड़ा गुणगान करते हैं कि भाई वो हमारे, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा, वो भारत मूल के हैं। ठीक है, उनके जो दादा परदादा या फिर जो कि उनके पूर्वज थे वो यहाँ पर सब इस कस्बे में रहा करते थे। ठीक है, ये उनका खानदानी कभी मकान हुआ करता था, ऐसे हम आमतौर पर सुनते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रसंग देते हुए। तो ऐसे ही ये चीनी थे, ये चीनी तुर्किस्तान के क्षेत्रों के थे जिन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। तो चीनी स्रोतों में भी इनके बारे में बड़ा डिस्कशन किया गया होगा। चीन के लोगों ने बड़ी, ठीक है, इनके बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखा होगा, बड़ी प्रसन्नता के साथ कि हैं तो चीनी लेकिन भारत में शासन कर रहे हैं, ठीक है नहीं। लेकिन वो बात अलग है। देखो, जब बेटा कनिष्क भारत आया तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुई। इससे पहले जो विम कटफिसस है उसने शैव धर्म अपना लिया था। शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां उसके सिक्कों पर मिलती हैं। तो इतना तो स्वाभाविक है कि भारत आने के बाद वे पूरी तरह से भारतमयी हो जाते थे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, भारतीयों के धार्मिक विश्वासों को अपना लेते थे और उसी आधार पर ये जो है अपना, ठीक है, उन्हीं धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर अपना जीवन यापन करते थे। कुषाण शासकों में सबसे योग्य, महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक कनिष्क ही है। ठीक है, इसने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। मतलब इसने इस तरह से बेटा, इसने एक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया उत्तर भारत में। लगातार इसने संघर्षों के माध्यम से, ठीक है, अपने साम्राज्य की सीमाओं को ये बढ़ाता हुआ चला गया। एक समय ऐसा हुआ कि इसके सैनिक इससे परेशान हो गए थे। सैनिकों को सालों लग गए थे, अपने घर से दूर हुए सालों लग गए थे लिटरली। और सैनिक इससे इतने परेशान हो गए बच्चे कि ये बीमार हुआ था रास्ते में, तो सैनिकों ने ही गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। इतने परेशान हो गए, बेचारे सैनिक बीवी बच्चों से दूर है और सैनिकों को किस बात की सजा मिल रही है? केवल इसके साम्राज्यवादी होने की, कि ये साम्राज्यवादी शासक है। ठीक है, लगातार नए नए क्षेत्रों को जीतता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, इसने विस्तृत साम्राज्य की 2 राजधानियां थी। ठीक है, इसकी जो प्रधान राजधानी थी, जो पहली राजधानी थी, वो थी पुरुषपुर। पुरुषपुर मीन्स पेशावर, ये ध्यान रखना। इसके विस्तृत साम्राज्य की 2 राजधानियां थी। ठीक है, एक राजधानी जो थी मेरे प्यारे बच्चे, वो एक राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर का मतलब होता है, ठीक है, पेशावर। और दूसरी राजधानी थी इसकी, ठीक है, मथुरा। दूसरी राजधानी इसकी थी मथुरा। इसके बाद हम इसके विजयी अभियानों को देखेंगे। विजयी अभियानों में पूर्वीय अभियान,
विजयी अभियान, पूर्वी अभियान, कि जब इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र के शासक को पराजित किया। ठीक है, पाटलिपुत्र के शासक को पराजित किया, लेकिन पाटलिपुत्र में बेटा इसके समय में कोई शक्तिशाली शासक नहीं है। पाटलिपुत्र में इसके समय में, ये बात आपको समझनी है, कोई शक्तिशाली शासक नहीं है। तो इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र के शासक को पराजित किया। वो पाटलिपुत्र जो कभी मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी, गुप्तों के समय में भी पाटलिपुत्र राजधानी हुआ होगी, और ठीक है, जो गुप्त समृद्धता और संपन्नता है उसका प्रतीक होगी पाटलिपुत्र। लेकिन अब पाटलिपुत्र का अवसान हो चुका है, कोई महत्वपूर्ण राजवंश तो पाटलिपुत्र में है नहीं। तो इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, वहां के शासक को पराजित किया, वहां के शासक का नाम भी नहीं पता। तो इतना साधारण स्थिति का शासक वहां का रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके पाटलिपुत्र को जीता था, तो पाटलिपुत्र के राजा से बहुत बड़ी धनराशि की मांग की थी, बहुत बड़ी धनराशि की। लेकिन पाटलिपुत्र के राजा जो थे, ठीक है, वो बहुत वाकपटु थे। ठीक है, उन्होंने बड़े अच्छे से कनिष्क के साथ बात की, जैसे कि एक आप कह सकते हैं कि विजयी राजा के साथ संवाद किया जाता है। उसने कहा कि साहब देखो, ठीक है, मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको 3 ऐसी चीजें दूंगा कि वो कहीं ज्यादा मूल्यवान होंगी। ठीक है, उनका आप मूल्य नहीं आंक सकते। ठीक, अब देखो, प्रतापी व्यक्ति कभी कभी मूर्ख भी होते हैं। एक मुर्गा दे दिया, ठीक है, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र दे दिया, और एक बौद्ध विद्वान अश्वघोष दे दिया। अब वो महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र है या नहीं, ठीक है, ये भी नहीं पता। वो अद्भुत मुर्गा कैसा है वो भी नहीं पता। अरे कोई ब्रीड रहा होगा, ठीक है, जैसे मुर्गे होते हैं वो वैसा नहीं रहा होगा, सफेद होगा, काला होगा, कैसे भी होगा, कुछ अलग रहा होगा, मैं ना, बताओ। ठीक है, इसने उस समय, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए की मांग की थी पाटलिपुत्र के शासक से, और पाटलिपुत्र के शासक ने एक अद्भुत मुर्गा, एक महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक बौद्ध विद्वान अश्वघोष इसको थमा दिया, और ये खुशी खुशी अपनी राजधानी पुरस्पुर आ गया। हाँ, जैसे कि केशव महाराज जो इंडियन क्रिकेटर है, वो भारतीय मूल का है, बिल्कुल बच्चे, साउथ अफ्रीका से खेलते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे फिर इसने साकेत, साकेत मींस बच्चे कौशल, ठीक है, कौशल, कौशल की राजधानी हुआ करती थी ना साकेत। तो इसने साकेत के राजा को पराजित किया, और इस बात की पुष्टि जो होती है वह कनिष्क कालीन एक अभिलेख से होती है। और कनिष्क कालीन ये जो अभिलेख है, ये हमको अयोध्या से प्राप्त हुआ है। अयोध्या से प्राप्त हुआ है कि कनिष्क ने साकेत पर आक्रमण किया था, और साकेत पर आक्रमण करके कनिष्क ने साकेत के राजा को पराजित किया था। जी, ठीक है बबली, अरे बबली मेरी बहन, इतना ही पढ़ लो बेटा। चलिए आइए, चीन के विरुद्ध अभियान। अब देखो हुआ क्या। ठीक है, चीन के साथ बेटा, ये कभी चीन से निकाले गए और भगाए गए व्यक्ति थे। ऐसा होता है कि जहां से आपको निकाला गया, भगाया गया, ठीक है, आप, ठीक है, उसको अपनी पहली मंजिल मान लेते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो लक्ष्य जो है आपका, वो हमेशा आपकी आंखों के सामने रहता है, आपको सपनों में परेशान करता है, और आप चाहते हैं उसको जीतना। इसका एग्जाम्पल है बाबर। बाबर फरगना का शासक था, फरगना से बाबर को भागना पड़ा। ठीक है, बाबर ने काबुल में अपनी सत्ता स्थापित की। काबुल के बाद बाबर भारत में भी मुगल वंश को स्थापित करता है, लेकिन वो फरगने को जीतने का सपना है, वो हमेशा उसका जिंदा रहा। वह समय समय पर जब भी उसको समय मिलता, तो वह फरगना पर आक्रमण करता था। फरगना पर जब वह आक्रमण करता था, तो कभी वह जीतता था, कभी वह हारता था बच्चे, लेकिन फरगना उसका, ठीक है, पहला प्यार था, पहली मोहब्बत थी। होता है ना बेटा कि पहली मोहब्बत, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, वो कभी आदमी, ठीक, भूल नहीं सकता। तो ऐसी फरगना उसकी पहली मोहब्बत थी बाबर की। ऐसे ही चाणक्य को धनानंद के दरबार से अपमानित करके निकाला गया। चाणक्य बच्चे ताउम्र भूल नहीं पाए अपने उस अपमान को, और वही चाणक्य हैं जिन्होंने उसी धनानंद का सर्वनाश करवा दिया। एक बार हालांकि उन्होंने मगध पर आक्रमण किया था, धनानंद पर असफल हुए, दोनों भागे, पंजाब के क्षेत्रों में गए। पंजाब में सिकंदर से बात करी, सिकंदर भी चिढ़ गया, सिकंदर ने भी मारने का आदेश दिया, वहां से बचे। लेकिन एक वो समय आया ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी बात आप समझना। जो लोग जीतने वाले होते हैं ना, उनमें एक विशेषता होती है, और वो विशेषता ये होती है कि वो हार को टालते चले जाते हैं, टालते चले जाते हैं। वो जिद्दी होते हैं, वो हठी होते हैं। कई बार फेलियर मिलने पर भी वो इसको स्वीकार नहीं करते कि यही मेरा अंतिम डेस्टिनेशन है, और ये प्रमुख विशेषता होती है उन लोगों की। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि यहां पर मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का दिया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण किया। धनानंद शासन कर रहा था। बहुत बुरी तरह से दोनों लोग पराजित हुए। ना इनके पास कोई विशेष सेना थी और ना ही कोई ऐसा, ठीक है, इनके पास सैनिक संगठन अथवा सैनिक संचलन। लेकिन फिर भी इसके बाद फिर पंजाब गया। पंजाब में सिकंदर से मिला। सिकंदर इसकी बातों से चिढ़ गया। सिकंदर ने भी मारने का आदेश दिया। वहां से भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन अंततः वो समय आया कि ना, ठीक है, केवल उसने मगध को जीता, धनानंद को पराजित करके धनानंद के संपूर्ण साम्राज्य को निस्त्रनाबूद किया, बल्कि उस सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को भी निस्त्रनाबूद कर दिया। ठीक है ना। उसके सबसे महत्वपूर्ण 4 प्रांत जहां से कि सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती थी वो भी उससे छीन लिए। क्यों? क्योंकि वह हार को टालता हुआ चला गया। ठीक है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ऐसे इतिहास में बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे और यही हमको इतिहास से सीख मिलती है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हुआ क्या कि चीन, तो वो चीन से कभी भगाए हुए थे। चीन का शासक था होन्ती और होन्ती का सेनापति था पांचाऊ। पांचाऊ उस समय बचे, ठीक है, विश्व के सबसे कुशल और सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। पांचाऊ जो है वह विश्व के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक सेनापति था पांचाऊ, जो कि चीन का शासक होन्ती का सेनापति था। कनिष्क ने चीन के शासक होन्ती की पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव भिजवाया। कनिष्क को लगा कि अब वो, ठीक है, इतने विशाल साम्राज्य पर शासन कर रहा है तो वो चीन के शासक के समतुल्य हो गया, जबकि ये कभी वहां से विस्थापित की हुई जनजातियां थी। अब जब ये कभी वहां से विस्थापित की हुई जनजातियां थी तो इसको ऐसा लगा, ठीक है, इसको ऐसा लगा कि मान जाएगा शायद, ठीक है ना, होन्ती। लेकिन होन्ती ने इसे अपना और अपनी बेटी का अपमान समझा और अपने सेनापति पांचाऊ से बोला, ठीक है, इसके साथ संघर्ष करो। हालांकि कनिष्क ने 2 सैनिक अभियान भेजे, अपने दोनों सैनिक अभियान, ठीक, कनिष्क के जो है वो असफल रहे और पांचाऊ ने कनिष्क के दोनों सैनिक अभियानों को, ठीक है, पराजित कर दिया। कनिष्क स्वयं नहीं गया। जब पांचाऊ की मृत्यु होगी और पांचाऊ की मृत्यु के बाद उसका बेटा पांचांग अगला उत्तराधिकारी हुआ, तब कनिष्क, ठीक है, चीन पर एक अभियान करता है और वो बहुत बुरी तरह से बेटा पांचांग को पराजित करता है। ठीक है, लेकिन फिर चीन के शासक की बेटी के साथ कनिष्क का विवाह नहीं हो पाता। ये भी एक हकीकत है कि विवाह नहीं हो पाया। ये भी एक वास्तव में सच्चाई है। चीन का शासक होन्ती था। होन्ती का सेनापति पांचाऊ था। पांचाऊ के कनिष्क के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। पांचाऊ ने कनिष्क के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया होन्ती की बेटी के साथ, ठीक है, होन्ती की पुत्री के साथ। होन्ती की पुत्री, होन्ती की पुत्री और आप कह सकते हैं कि चीन की राजकन्या, चीन की राजकुमारी। देख रहे हो भाई साहब, ठीक है, लड़का कहां हाथ मार रहा है, सीधे चीन की राजकुमारी पे। साहस होना चाहिए, वीर भोग्य वसुंधरा भैया, साहस होना चाहिए। ठीक, कनिष्क ने अपने सेनापति सी, कनिष्क का सेनापति जो था उसका नाम था सी। कनिष्क ने अपने सेनापति सी के नेतृत्व में एक अभियान भेजा जिसमें सी पराजित हुआ। ठीक है ना। ऐसे कनिष्क के 2 अभियान गए थे, एक सी के बाद एक और अगला सेनापति, लेकिन पराजित हुआ। फिर जब पांचाऊ की मृत्यु हो गई, उसका बेटा पांचांग अगला सेनापति बना। कनिष्क स्वयं सेनापतित्व को संभालता है और पांचांग को पराजित करता है और इसके अलावा पांचांग के कुछ क्षेत्रों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। बेचारे का विवाह नहीं हो पाता। फिर कनिष्क ने कश्मीर विजय की। कश्मीर विजय की, वहां पर कनिष्कपुर नामक एक नया नगर बसाया कनिष्क ने कश्मीर में, ठीक है ना, कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक एक नया नगर बसाया। और इसके अलावा इसी के समय में कश्मीर में चौथी बौद्ध, ठीक है, संगीति कुंडल वन में हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष इस बौद्ध संगीति का अश्वघोष था। अब आपको समझ में आ गया अश्वघोष कौन था? ये अश्वघोष वही था, ठीक है, जब इसने पाटलिपुत्र के शासक को पराजित किया था तो पाटलिपुत्र के शासक ने वो जो 3 चीज दी थी, बुद्ध का भिक्षा पात्र, एक अद्भुत मुर्गा और एक विद्वान, अश्वघोष, तो ये वही अश्वघोष था। ये ध्यान रखना, ये वही अश्वघोष था। ये बात आ रही है समझ में आपको? और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति को उपाध्यक्ष था। इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? ठीक है, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। ठीक है, अब बौद्ध संगीतियां पढ़कर आए हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। विभाजन 2 संप्रदायों में, एक महायान और दूसरा हीनयान।
एक महायान और हीनयान, है ना, दो भागों में इसका विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का, महायान और हीनयान में। फिर मालवा, इसने मालवा के शासक को जो कि उज्जैन छत्रव था उसको पराजित किया। कनिष्क जब उत्तरी अभियान पर जा रहा था तो रास्ते में बीमार पड़ गया बच्चे, ठीक है, लेकिन कनिष्क ने इतने सारे प्रदेशों को जीत लिया था कि उसकी सेना उससे तंग आ चुकी थी और सैनिकों ने ही अंत में उससे तंग आकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, फाइनली बेटा सैनिकों ने ही हत्या कर दी, सैनिक इसने तंग आ चुके थे उससे कि सैनिकों ने ही उसका राम राम सत्य कर दिया। इसके अलावा बेटा देखो कनिष्क की क्या क्या उपलब्धियां हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है, व्यापार से बहुत अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती थी, जो सिल्क रूट था, ठीक है, रेशम मार्ग, ठीक है, सिल्क रूट पर कनिष्क के समय में नियंत्रण स्थापित किया गया और इसलिए कनिष्क ने कश्मीर की विजय की। ठीक है ना, सिल्क रूट पर नियंत्रण स्थापित कब हुआ? कश्मीर विजय के बाद। कश्मीर विजय के बाद। और जब उसने कश्मीर विजय के बाद बेटा उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो व्यापार से बहुत अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हुई। चौथी बौद्ध संगीति हुई। कनिष्क स्वयं महायान शाखा का अनुयायी था, ये ध्यान रखना, महायान शाखा। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी और भारतीय देवी देवताओं दोनों के चित्र अंकित हैं। ये मुख्य विशेषता है कि कनिष्क के सिक्कों पर न केवल यूनानी और भारतीय देवी देवताओं के भी चित्र अंकित हैं। उसके सिक्कों पर खरोष्ठी ब्राह्मी, ठीक है, लिपियां मिलती हैं। मथुरा में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया कनिष्क ने, ठीक है, एक नाग मंदिर और दूसरा देवकुल मंदिर मथुरा में। और मथुरा में बेटा एक म्यूजियम है, ठीक है, वो म्यूजियम मैंने देखा है, उसमें कनिष्क की एक आदम का प्रतिमा है जिसका सिर नहीं है और कनिष्क को सैनिक वस्त्रों में दिखाया गया है। ठीक है, उसका सिर नहीं है, सिर तोड़ दिया किसी ने, काट दिया, ठीक है, सिर को काट दिया, तो एक आदम का प्रतिमा, मतलब बहुत, ठीक है, बड़ी प्रतिमा है और जिसमें जो है ना बेटा कनिष्क को सैनिक पोशाक में दिखाया गया, मतलब पूरा, ठीक है, सैनिक पोशाक में वो है। तो नाग मंदिर और देवकुल। कनिष्क के दरबार के विद्वान, ठीक, कनिष्क के दरबार के कौन कौन से विद्वान हैं ये ध्यान रखना। तो चरक है, ठीक है, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, ये कनिष्क के दरबार के विद्वान हैं। तो कनिष्क के दरबार के विद्वानों के बारे में बात करेंगे। चरक साहब है जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, चरक साहब है जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, ठीक है ना। अश्वघोष है जिन्होंने सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र, अश्वघोष वही समझ गए आप, अश्वघोष, ठीक है, मगध के शासक से ले आए थे जिनको। तो चरक साहब चरक संहिता, चरक साहब कौन है बेटा? आयुर्वेदाचार्य हैं। चरक साहब कौन थे? आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। अश्वघोष साहब ने सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र, ठीक है, ये 2 कृतियां लिखी हैं, ठीक है। इन्होंने कौन सी लिखी है? एक सौंदरानंद लिखी है और दूसरी कौन सी लिखी है? बुद्ध चरित्र। तो सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? ठीक है ना, अश्वघोष साहब ने। नागार्जुन है, ठीक है, नागार्जुन ने माध्यका या माध्यमिका नाम का एक ग्रंथ लिखा है, माध्यमिका, नागार्जुन साहब ने। माध्यमिका, ठीक है, नागार्जुन साहब भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मात्र चित्र हैं, पार्श्व हैं और संरक्षक हैं। संरक्षक कनिष्क के राजपुरोहित थे, ये ब्राह्मण थे। संरक्षक जो है ये कनिष्क के राजपुरोहित थे। संरक्षक जी जो है, संरक्षक जी कौन है? कनिष्क के राजपुरोहित हैं। पार्श्व में मात्र चित्र है नागार्जुन जिन्होंने माध्यका लिखी है, नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। कनिष्क के समय में मूर्तिकला की गांधार शैली का अत्यधिक विकास हुआ, ठीक है, लेकिन गांधार शैली की शुरुआत हिंद यवन शासकों के समय में हुई, ये ध्यान रखना। गांधार कला शैली की शुरुआत तो हिंदी या यवन शासक जो हैं, जो इंडो बैक्ट्रियन शासक हैं, उन्हीं के समय में शुरू हो गई थी। जो इंडो बैक्ट्रियन शासक हैं उन्हीं के समय में बेटा गांधार कला शैली की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इसका गांधार कला शैली का जो सर्वाधिक मात्रा में विकास हुआ गांधार शैली का, वह कनिष्क के समय में हुआ, ठीक है। इस शैली का वास्तविक और सर्वाधिक विकास एक्चुअली कुषाण शासकों के समय में ही हुआ है। ठीक, गांधार शैली भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से प्रस्तुत करना, ठीक है। गांधार शैली का मतलब क्या है कि भारतीय विषयों को जब यूनानी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो इसी को आप गांधार शैली बोलेंगे। चलिए,
लेकिन मौर्योत्तरकालीन राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, कनिष्क के समय में गांधार शैली का अत्यधिक विकास हुआ। हालांकि इस शैली की शुरुआत इंडो बैक्ट्रियन शासकों के समय में ही हो गई थी। ये शैली क्या थी कि जब भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो इसी को गांधार कला शैली कहते हैं। और इस शैली का वास्तविक और सर्वाधिक विकास जो हुआ वह कुषाण शासकों के समय में ही हुआ। ठीक है, अब राज व्यवस्था केंद्रीकरण में कमी आई, नो डाउट मेरे प्यारे बच्चे। उत्तर भारत में कुषाण सर्वाधिक बड़ा राजवंश था, दक्षिण भारत में सातवाहन था। ठीक है, सातवाहन शासकों के अधीन महारथी और इक्ष्वाकु नामक छोटे छोटे सामंत भी शासन करते थे। सातवाहनों के अधीन महारथी और इक्ष्वाकु नाम के जो छोटे छोटे सामंत थे, ठीक, वो भी शासन करते थे। केंद्रीकरण में कमी आई, मतलब आप कह सकते हैं कि सामंतीकरण व्यवस्था जो है ना बच्चे, इस काल में प्रारंभ हुई, इसी काल में। और इसी काल में बेटा सातवाहन शासकों ने भूमि को अनुदान में देने की प्रथा प्रारंभ की। वो मौर्योत्तर काली था, वह मौर्योत्तर काली था जिसमें भूमि को अनुदान में देने की प्रथा प्रारंभ हुई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए भूमि को अनुदान में देना कब, तो इनके समय में हुआ। कुषाण शासक जो है वह रोमन शासकों की तरह भी उपाधियां धारण करते थे, यूनानी शासकों की तरह भी, और भारतीय उपाधियां भी उन्होंने धारण की। जैसे ठीक है, रोमन उपाधि सीजर, केसर, इस तरह की उपाधि उन्होंने धारण की। यूनानी उपाधि उन्होंने वेसिलियस, ठीक है, राजाओं का राजा, इस तरह की। सीजर केसर का मतलब होता है महाराजा। ये रोमन जो शासक थे वो सीजर की उपाधि धारण करते थे, रोमन शासक। तो इन्होंने रोमन शासकों की भांति सीजर की उपाधि भी धारण की। ठीक है, सीजर केसर की, रोमन शासकों की भांति सीजर केसर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता था महाराजा। इन्होंने वेसिलियस, राजाओं का राजा, जैसी यूनानी उपाधि भी धारण की। इन्होंने महाराजाधिराज और शाहानुशाही, ठीक है, ऐसी भारतीय उपाधियां भी धारण की। महाराजाधिराज और शाहानुशाही जैसी भारतीय उपाधियां भी। भारत में सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हो गई। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, सामंतवादी व्यवस्था का मतलब होता है, आप ये कह सकते हैं बच्चे, कि कृषि भूमि के स्वामित्व पर आधारित व्यवस्था, उसको सामंतवादी व्यवस्था कहेंगे। कृषि भूमि के स्वामित्व पर आधारित व्यवस्था को आप लोग क्या कहेंगे? सामंतवादी व्यवस्था। भूमि अनुदान की प्रथा, सबसे पहले भूमि अनुदान बच्चे किसने दिया? बोलो। सातवाहन शासकों ने इस परंपरा को शुरू किया। जैसे सातकर्णी प्रथम के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में मैंने बताया था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में बताया था। तो भूमि अनुदान की प्रथा, ठीक है ना, इन्हीं के समय में शुरू हुई, मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल में भी सबसे पहले जो शुरू की वह किसने की? सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान। पार्थियन शासकों ने देवव्रत की उपाधि धारण की। देवव्रत, देवव्रत का मतलब होता है बच्चे देवानंपिय। जैसे अशोक ने धारण की थी ना देवानंपिय, ऐसे ही देवानंपिय, देवताओं के प्रिय या देवताओं के प्रति निष्ठा। ठीक, कुषाणों ने राजत्व को देवत्व से जोड़ा। ये कुषाणों के समय की सबसे बेहतरीन बात थी, राजत्व को देवत्व से जोड़ा। राजत्व को देवत्व से जोड़ने का मतलब ये होता है बच्चे कि ठीक है, जब ठीक राजा की तुलना देवताओं से की जाए, ठीक है, ये जोड़ा जाए कि राजा कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता, कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं होता। ठीक, राजा तो सीधे ईश्वर के द्वारा बनकर आता है। राजा तो देखिए ईश्वरीय सृष्टि की एक विशिष्ट रचना है। राजा ऐसे ही नहीं है। अब जैसे अगर मैं शिक्षक को देवत्व से जोड़ दूं, तो मैंने कहा कोई शिक्षक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, ठीक है, ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई टुच्चा व्यक्ति नहीं होता। शिक्षक वही होता है जिस पर सीधा देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप शिक्षक भी बनने की अगर कोशिश भी करेंगे तो आप 20 बार अपने ऊपर डाउट करेंगे कि क्या मेरे ऊपर देवताओं की कृपा है या नहीं। तो ऐसे ही अगर कोई राजा बनना भी चाहे तो 20 बार सोचे यार कि राजा तो केवल कौन बन पाएगा? जिस पर देवी देवताओं की कृपा होगी वही। तो इसलिए कुषाणों ने राजत्व को देवत्व से जोड़ा, ये इनकी प्रमुख, ठीक है ना, महत्वपूर्ण बात है। पार्थियन या पहला शासकों ने देवव्रत की उपाधि धारण की। देवव्रत मीन्स देवताओं के प्रतिनिष्ठा, देवताओं का प्रिय और प्रतिनिष्ठा। भूमि अनुदान की प्रथा भी, ठीक है, इन्हीं के समय में शुरू हुई थी। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, देवकुल प्रथा की उपाधि और स्वर्गपुत्र की उपाधियां धारण की। इन्होंने ये जो देवकुल प्रथा, ये ध्यान रखना, मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करना ही देवकुल प्रथा, मतलब जो इनके पूर्वज थे, जो ठीक है इनके दादा परदादा जो खत्म हो चुके थे, मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करना, इसको देवकुल प्रथा कहेंगे। कि वो कुल जो है मतलब अपने कुल और अपने वंश की मूर्तियां स्थापित करना। ठीक है, ऐसे ही आगे मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात का जो चालुक्य वंश है, गुजरात के चालुक्य वंश में भी जयसिंह सिद्धराज ने है, ठीक है, माउंट आबू पर अपने पूर्वजों की 7 गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी। इस प्रथा को हम देवकुल प्रथा कहते हैं। देवकुल प्रथा मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करना, मतलब बच्चे अपने वंश की
श्रेष्ठता को दर्शाना, एक तरह से देवकुल प्रथा, श्रेष्ठता को दर्शाना और अपने पूर्वजों की ठीक मूर्तियां स्थापित करना। स्वर्गपुत्र, ठीक है, जैसे चीन के शासक जो है, चीन के शासक स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे, तो इन्होंने भी स्वर्गपुत्र की उपाधियां धारण की चीन के शासकों का अनुकरण करते हुए इन्होंने भी। मथुरा संग्रहालय में कनिष्क की एक आदमकद प्रतिमा, आदमकद का मतलब समझ गए बच्चे, बहुत बड़ी प्रतिमा, आदमकद मीन्स बहुत बड़ी प्रतिमा। तो आदमकद प्रतिमा सैनिक पोशाक में आज भी है, ठीक है। छत्तर प्रणाली का विकास हुआ, स्पेशली बच्चे छत्तर प्रणाली शकों के संदर्भ में। बड़े शासकों को महाक्षत्रप कहते थे, जो छोटे शासक होते थे उनको केवल क्षत्रप कहते थे। चलिए, छत्रप प्रणाली जो है बेटा वो ईरान के एक मेनियन वंश जो है, एक मेनियन वंश, वहां के शासक ईरान का वो एक मेनियन वंश जिसका संस्थापक एक मेनियन या जिसका संस्थापक एक मेनियन या बच्चे हकमनी था, हकमनी, अरे एक मेनियन या हकमनी, जिन्होंने सबसे पहले बच्चे भारत पर आक्रमण किया था, एक मेनियन वंश का शासक, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक मेनियन वंश के शासकों से, ठीक है, इन्होंने ग्रहण की है, एक मेनियन वंश के शासकों से इन्होंने ग्रहण की है, जो छत्रप प्रणाली है, ये ध्यान रखना है। और सैन्य राज्यपाल द्वारा शासन चलाने का प्रारंभ भी इन्हीं, ठीक है, लोगों ने किया। मतलब जो सैन्य राज्यपाल होगा, मतलब जो सेनापति होगा, सेनापति भी साम्राज्य चला सकता है, तो सेनापति के द्वारा साम्राज्य चलाया जाना। वैसे तो आमतौर पर, ठीक है, महामंत्री साम्राज्य चलाता था, महामंत्री मतलब जो, ठीक है, जिसको वित्त का ज्ञान होगा, जिसको लेखाओं का ज्ञान होगा, लेकिन सैनिक अधिकारी भी शासन चला सकता है। इसकी शुरुआत कनिष्क के समय में हुई, कुषाणों के समय में हुई। सैन्य राज्यपाल की नियुक्ति हिंदी यवन शासक करते थे, और इन सैन्य राज्यपालों को स्टेटोगोस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्टेटगोस, स्टेटेगोस कहा जाता था, स्टेटेगोस कहा जाता था। तो सैन्य राज्यपाल की नियुक्ति की जाती थी, और सैन्य राज्यपाल को स्टेटोगोस कहा जाता था, स्टेटोगोस कहा जाता था। संयुक्त शासन प्रणाली, संयुक्त शासन प्रणाली का मतलब है कि राजा युवराज दोनों मिलकर शासन चलाएंगे। संयुक्त शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। संयुक्त शासन प्रणाली का मतलब क्या है बेटा? कि राजा और युवराज दोनों मिलकर शासन चलाएंगे। जी ठीक है। तो संयुक्त शासन प्रणाली ये होगी कि भाई राजा और युवराज दोनों मिलकर शासन चलाएंगे। सातवाहन शासकों ने सीसा के, पोटीन के और तांबे के सिक्के जारी किए थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि सातवाहन शासक जो हैं, सातवाहन शासकों ने सीसा के, पोटीन के और तांबे के ये सिक्के जारी किए। संयुक्त शासन प्रणाली का विकास भी मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, 3 प्रकार के सिक्के बच्चे इस काल में चले। वह 3 प्रकार के सिक्के सोना, चांदी और तांबा। ठीक है, सोने के सिक्के को दीनार, स्वर्ण, निष्क और पल कहा जाता था। सोने के सिक्के को दीनार, स्वर्ण, निष्क और पल। सोने के सिक्के को दीनार, स्वर्ण, निष्क और पल कहा जाता था, सोने के सिक्के को। चांदी के सिक्के को सतमान, पुराण और धरण कहा जाता था। तांबा के सिक्के को बच्चे, ठीक है ना, तांबा के सिक्के को काशाणपण, काशाणपण और कांकड़ी कहा जाता था बेटा, कांकड़ी और काशाणपण कहा जाता था तांबे के सिक्के को। कांकड़ी और काशाणपण कहा जाता था। तो तांबे के सिक्के को कांकड़ी और काशाणपण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को सतमान, पुराण और धरण कहा जाता था। सोने के सिक्कों को कहा जाता था मौर्यकालीन बंदरगाह। ठीक है, पश्चिमी तट पर हम बात करें बच्चे, तो सिंधु नदी के मुहाने बारवेरिकम। आज अगर आप बारवेरिकम देखोगे तो एक कराची बंदरगाह है। देखो उस समय का पोटीन बच्चे, पोटीन एक मिश्र धातु टाइप का आप कह सकते हैं, तो वो होती थी। सीसा मींस लेड, तो सीसा के, पोटीन के और ये तांबे के सिक्के इस समय पे चलते थे। हालांकि ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है ना, कि मौर्योत्तर काल में ओवरऑल हम बात करें तो मौर्योत्तर काल में सोने के, ठीक है, सोने के सर्वप्रथम हिंदी यूनानियों ने और सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने। सर्वप्रथम हिंदी यूनानियों ने, हिंदी यूनानियों ने सबसे पहले बेटा, हिंदी यूनानियों ने सबसे पहले, ठीक है ना, और सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, ये ध्यान रखना। पश्चिमी तट पर बारवेरिकम, सिंधु नदी के किनारे आज का कराची,
ठीक है ना। और बचे बड़ौच भृगु कक्ष, मतलब आज भी गुजरात में बड़ौच बंदरगाह। पूर्वी तट पर बंदरगाह अगर आप देखेंगे पोड़ू के बंदरगाह, पोड़ू के, जिसका उल्लेख जो है पेरीप्लस, ठीक है ना, पेरीप्लस, ठीक है, ये किताब है पेरीप्लस, ठीक है, पेरीप्लस द इरिथ्रियन सी, इस बुक का नाम है पेरीप्लस द इरिथ्रियन सी में पोड़ू के बंदरगाह, जो भारत का पोड़ू के बंदरगाह है उसका उल्लेख है, भारत के पोड़ू के बंदरगाह। और दूसरा है अरिकमेड़ू बंदरगाह, ये पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह थे, ये पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह थे मौर्योत्तर काल में। चलिए, तो थैंक यू सो मच। देखो बच्चे, ये मैं आपको बताता हूँ मेच्योरिटी क्या है। मेच्योरिटी ये है कि ये फायदा होता है, ठीक है। हमने 2 क्लासेस में बड़े अच्छे से इस पूरे चैप्टर को समझ लिया, ठीक है, डेट इज एडवांटेज। चलिए, लेकिन आगे अब हर एक चीज हम आपको लिखकर पढ़ाएंगे, ठीक है, सब में बेशक लगे, लेकिन आपको, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। एक एक पॉइंट आपको बेटा क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, ओके, यू आर नॉट एग्री विद पीडीएफ, देन कल से हम जो है, ठीक है, ऐसे ही चलेंगे बेटा, लिख कर पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये चैप्टर जो है इसको आपने समझ लिया बहुत अच्छे से, ओके। चलो ठीक है, तो फिर अभी मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, है ना। आप भी रेस्ट कर ले, हम लोग भी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके, फिर मिलेंगे।